Hello everyone, I hope all of you are doing great. Welcome back to an exciting class on the section A type questions जिनको आप OTQs बोलते हैं. और मैं इनको क्या बोलता हूं? मैं इनको बोलता हूं the most underprepared topic by the entire AA students around the globe. Students ने I don't know why ऐसा सोचा हुआ है कि 30 मार्क्स के सेक्शन A में AA में without extraordinary effort, without investing quality time, without making sure कि उन्होंने दोनों किट्स के OTQs with solutions किए हो, without the fact कि उनको ऑप्शन नंबर 1 क्यों इनकरेक्ट है ये पता है, 2 क्यों इनकरेक्ट है ये पता है, C क्यों करेक्ट है ये पता है. इस सारे एफर्ट के बगैर ही उनको लगता है कि वो फाइनल एग्जाम डे वाले दिन आधी किट करके, एक करके, समटाइम्स हाफ हार्टेडली एक करके वो सेक्शन ए में रीजनेबल स्कोर कर लेंगे. स्टूडेंट ने सोचना है कि 20 तो आ ही जाएंगे और अगर मैं स्पेशल काइंड हुआ तो इससे ज्यादा भी स्कोर कर लूंगा विदाउट द एफर्ट, विदाउट द हार्ड वर्क. बट गेस व्हाट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट फीडबैक है. AA का स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम जब ट्यूटर से डिस्कस करेगा पेपर, तो वो बताएगा कि सेक्शन बी पर बाद में बात करते हैं. सेक्शन ए वॉज वेरी चैलेंजिंग, सेक्शन ए वॉज वेरी टफ. हार्डली देयर वर 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 15 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए जिन पर मैं कॉन्फिडेंट था या थी. मेजॉरिटी क्वेश्चंस मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है. मुझे क्लैरिटी नहीं है. आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई एम गोइंग टू स्कोर. मे बी आई एम गोइंग टू स्कोर 22, 24. मे बी मेरे सारे ठीक है मेजॉरिटी, और मे बी आई एम गोइंग टू स्कोर लेस देन 10. ऐसी सिचुएशन में आपका प्लेजेंट स्कोर नहीं आता सेक्शन ए में. क्या सेक्शन ए बहुत मुश्किल आता है एग्जाम में? इम्पॉसिबल. एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल एक एवरेज, अबव एवरेज पे होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट नहीं हो सकता. जैसे सेक्शन बी ऑफ एनी गिवन एग्जाम में AA में कुछ चीजें मुश्किल लेकिन कुछ चीजें बहुत आसान भी आती हैं. द सेम स्टोरी गोज फॉर द सेक्शन ए. सो सेक्शन ए विल बी डिफिकल्ट, yeah, but section A will have some nice and juicy stuff. Yes, it all depends upon your hard work. And I think hard work तो आप बाद में करेंगे, पहले आपको ये realization चाहिए कि section A could be the game changer. Section A could be the turning point. अच्छा, जरा behavioral sciences को डिस्कस करें और जरा सोचें behavioral इशू क्या होगा. अगर एक स्टूडेंट above average prepared था for section B और below average prepared था for section A, आई एम श्योर उसका पेपर फेल है. Why? क्योंकि जब एक पुअर स्टार्ट होगा उसके एग्जाम का और सेक्शन ए उसको तंग करेगा, मोरल डाउन करेगा, शोल्डर्स डाउन होंगे, बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी, वो ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्ट बनना शुरू हो जाएगा, होपलेस होना शुरू हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट उसका सेक्शन भी अब उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का वो प्रिपेयर्ड है या जिस लेवल का डिलीवर या रिप्रोड्यूस करने का उसका पोटेंशियल या कैलिबर है. So the poor performance or the difficulty level in section A will transform into section B, and overall the exam unfortunately will fail. After all that negativity, is there anything which we can do to ace the section A, eventually ace the section A, eventually ace the AA exam on the Monday? यस, मंडे मोटिवेशन का टाइम आ चुका है और हम क्या कर सकते हैं? हमें करना यह है कि हमारे पास 2 यूजफुल रिसोर्सेज हैं. सेक्शन ए फ्रॉम कैप्लन किट, सेक्शन ए फ्रॉम बीपीपी किट, और एक और रिसोर्स है बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन ए के एग्जामिनर रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट हुए, बहुत सिलेक्टिव. वो मैं आपके साथ अराउंड द एग्जाम लास्ट 10 डेज में, ग्रैंड रिवीजन के बाद, मॉक के बाद, कहीं वहां पे शेयर करूंगा. एज ऑफ नाउ हमने क्या करना है? हमें ड्यूरिंग द सेशन आपका काम बनता है, मेरा काम बनता है कि हम एंटायर क्वेश्चन सेक्शन ए के करें, नॉट ओनली फ्रॉम कैप्लन बट द बीपीपी किट एज वेल, बोथ किट्स. और जब मैं कह रहा हूं कि यार आपने क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करने का प्रोटोकॉल या तरीका क्या है? देयर इज अ मेथोडोलॉजी फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल, आज आप बैठ के 3 OTQs इन अ स्ट्रेच करें रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका प्रिपेयर्ड है. फिर उन्हीं 3 OTQs को आप मेरा लेक्चर अटेंड करें. आपके कुछ ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी ऑप्शन. वंस वी आर डन विद द लेक्चर, आपको चाहिए उनको दोबारा एक दफा गो थ्रू कर लें, स्पेशली
एंड मोर स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि उसका सोल्यूशन जरूर रीड करें ताकि आप एब्सोल्युटली क्लियर हो व्हाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड व्हाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट. यह है मेथोडोलॉजी, और इस मेथोडोलॉजी और इस फिलॉसफी पे चलते हुए हमने ऑडिट फ्रेमवर्क के OTQs बहुत सारे किए जिसमें हमें एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल ऑडिट नजर आया. आई थिंक वी हैड 2-3 क्लासेस ऑन दैट. प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट पे हमने बहुत सारे OTQs किए, उसमें थे 5 OTQs, सो हमने उनको भी कवर किया आई थिंक कपल ऑफ क्लासेस में. इंटरनल कंट्रोल्स के तो बहुत ही लिमिटेड OTQs थे. तो वी आर एक्चुअली डन with these areas and we are in the middle of this one. I remember मैंने लास्ट क्लास जो आपको करवाई थी उसमें मैंने 96 से 110 कराए थे, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव के 3 OTQs इन अ स्ट्रेच करने चाहिए. नाउ व्हाट्स द एजेंडा ऑफ दिस क्लास? इस क्लास में हम वहीं से आगे मूव ऑन करेंगे 111 से 125. So another 3 OTQs. So this class is about 111 to 125. If you have solved those questions already and you have got a record for yourself, okay, now it's time to attend this particular lecture. But अगर आपने ये 3 OTQs अभी तक नहीं किए हैं by yourself as a challenge, you got to stop, you got to take a break. आपको इन 3 OTQs को पहले खुद solve करना है and then you can come back to the lecture. क्या है सीन भाई इन OTQs का? जाके देखते हैं. 111, राइट? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट होपफुली डिफिकल्ट नहीं होगा. आज की डेट है 1 जुलाई 20x5, द यूजुअल केस, क्योंकि फाइनल ऑडिट चल रहा है. क्लाइंट का ईयर एंड गुजर चुका है मई में, 1 महीना हो चुका है. सो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. क्लाइंट का ईयर एंड मई में था 31 मई को. आज की डेट 1 जुलाई 20x5 है. हु आर यू? यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर. वेयर? सीगल एंड कंपनी आपकी ऑडिट फर्म का नाम है, और आप इस टाइम कहां इन्वॉल्व हो? ईगल कंपनी, ईगल हीटिंग कंपनी के ऑडिट पे, जो कि आपका एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट है. व्हाट डज दैट कंपनी, उन कंपनी का बिजनेस क्या है? व्हाट डज दैट कंपनी डू? वेल, ईगल मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स हीटिंग एंड प्लम्बिंग इक्विपमेंट टू अ नंबर ऑफ होम इंप्रूवमेंट स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है जी, वो हीटिंग और प्लम्बिंग की चीजें बनाते हैं और स्टोर्स में बेचते हैं. The following information has been obtained during discussion with the finance director. So there are 3 stories, I believe. The first story is about a company. Second story is about inventory of your client. Third company has got something to do with the lawsuit, so provisions maybe. I would like to sneak and I would like to check out what is question number 1111 so that I could read the relevant part of the question only. 1111. Which of the following substantive procedures will provide the most reliable evidence as to the recoverability of the outstanding balance from A company? यार रिलायबल, आपको ये बताना है मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा होगा, पर इन जनरल मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं पूछा. ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जी. जरा 1 और 2 को चेक करें. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी को ऑर्डर में लाना था. तो नंबर 1 पे मोस्ट रिलायबल कौन सा था? जो ऑडिट टीम ने खुद कैलकुलेट या जनरेट किया था. सेकंड पे वो था जो इंटरनल ऑडिट से जनरेट हुआ था. और थर्ड पे रिटन रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि ये इन राइटिंग है. तो फोर्थ पे सबसे पुअर ऑप्शन या सबसे वीक एविडेंस क्या था? वर्बल. अब ये जनरल था. अब वो क्या कर रहा है? आपका लेवल अप कर रहा है और आपसे पूछ रहा है. दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द लास्ट क्लास. आज वो आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रिसीवेबल की बात हो रही है. आपके क्लाइंट हीट कंपनी का डेटर है ए कंपनी. उधर से हमने क्या करना है? रिकवरेबिलिटी के ऊपर मोस्ट रिलायबल एविडेंस चाहिए. यार अगर प्रैक्टिकली मैं सोचूं, रिसीवेबल के रिकवर होने का सबसे रिलायबल एविडेंस तब मिलता है जब पैसा रिकवर हो जाता है. सो मोस्ट रिलायबल एविडेंस क्या होगा? अगर ईयर एंड पर वो रिसीवेबल है तो कोई बात नहीं, पोस्ट ईयर एंड क्या आ जाना चाहिए वहां से? कैश. कहां से? उस कंपनी से. बात खत्म. ऑप्शन 4 इसका आंसर बनता है. कॉमन सेंस की बात है. आप अब ए कंपनी पढ़ लें, अभी हमने लॉक नहीं किया ऑप्शन 4 को. ए कंपनी ईगल कंपनी का की कस्टमर है और ए कंपनी काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है. हमारे क्लाइंट ईगल कंपनी ने ए कंपनी को 6 मंथ का पेमेंट ब्रेक दे दिया है कि यार 6 मंथ तक तुम पेमेंट ना दो, उसके बाद दे देना.
उसके बाद रिज्यूम होंगी पेमेंट्स। फाइनेंस डायरेक्टर साहब से मैंने कहा होगा एज एन ऑडिटर कि यार अलाउंस क्रिएट करो, किसका, अगेंस्ट दिस रिसीवेबल, क्योंकि बैड डेट्स के चांसेस हैं। लेकिन फाइनेंस डायरेक्टर साहब डज नॉट बिलीव कि इसकी जरूरत है। योर रिव्यू ऑफ इंडस्ट्री जर्नल हैज आइडेंटिफाइड सेवरल आर्टिकल्स दैट सजेस्ट कि एक कंपनी शायद ट्रेडिंग सीज कर ले। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अगर मैं एक कंपनी से कंफर्मेशन लूं कि यार क्या तुमने मेरे क्लाइंट के पैसे देने, तो वो ये तो बता देगा कि हाँ पैसे देने या नहीं देने, यानी कि पैसों की, रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस तो कंफर्म हो सकती है, एग्जिस्टेंस तो हो सकती है, पर इससे मसला रिकवरेबिलिटी का है, यानी कि वैल्यूएशन का मसला है। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो समझने हैं। एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन में फर्क है। जब मैं कह रहा हूं मुझे रिकवर होने पे डाउट है, तो मुझे उसके एग्जिस्ट होने पे डाउट नहीं है, मुझे पैसा आ जाने पे डाउट है, पूरा पैसा आ जाने पे डाउट है। सो फर्स्ट आपका आंसर नहीं बनता। रिव्यू द पेमेंट हिस्ट्री ऑफ ए कंपनी टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ पेमेंट। नहीं भाई, हिस्ट्री यहां रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली वो कंपनी टाइमली पे करती होगी मोस्ट लाइकली। ये तो अब वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आई है, और ये तो अब उसको हमने 6 महीने की पेमेंट ब्रेक दी है। सो पिछले साल, उससे पिछले साल का डाटा रेलेवेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर सोच समझ के लगाना है, कंपैरिजन सोच समझ के करना है। इस वक्त ऑप्शन नंबर 2 एक पुअर आंसर है, क्योंकि पिछले साल की या पिछले 5 साल की पेमेंट हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं है। ये भी आंसर नहीं है। अगर पहले वो टाइमली पैसे देते रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप देंगे, क्योंकि अब हालात बदल गए। एक कंपनी और ईगल कंपनी की कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ के तो आपको यही पता लगेगा कि एक कंपनी कह रही है कि हमारे फाइनेंशियल हालात बुरे, हमें ब्रेक दे दो, ई कंपनी कह रही है हाँ जी हमने ब्रेक दे दी। तो पैसा इवेंचुअली आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं पता चलेगा। तो मोस्ट रिलायबल एविडेंस कहां से निकलेगा कि पैसा आया या नहीं आया? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, ये भी एक कंपनी पर है। Which two of the following substantive procedures will provide evidence over the existence of the Eagle company's trade receivables other than the balance owing from a company? आप क्लाइंट का नाम है आपके ईगल हीट कंपनी, उसके रिसीवेबल्स होंगे बहुत सारे, आप उसमें से ए कंपनी को भूल जाएं, उसको छोड़ दें। बाकी जो रिसीवेबल्स हैं उनमें आपके दिमाग में ये डाउट होना चाहिए कि क्या पता कुछ रिसीवेबल्स एग्जिस्ट ना करते हो, फेक हो। कौन से 2 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाओगे एग्जिस्टेंस पर? एग्जिस्टेंस के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो क्या है, खुद रिसीवेबल से पूछ लो ना कि भाई तुमने मेरे क्लाइंट के पैसे देने या नहीं देने। सो परफॉर्म अ रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन। सर्कुलराइजेशन करके आपको क्या पता चलेगा कि भाई वो लोग बता देंगे हाँ हमने आपके क्लाइंट हीट कंपनी के पैसे देने। और दूसरा, अगर वो लोग जो ईयर एंड पे एज अ रिसीवेबल रिकॉग्नाइज हैं, अगर वो ईयर एंड के बाद बतदरीज अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, महीने 2 महीने में पैसे पे कर देते हैं। ईयर एंड क्या था? अप्रैल, अभी जुलाई है, तो जून में अगर पैसे आ गए, जुलाई में अगर आ गए, तो इसका मतलब है वो रिसीवेबल फेक नहीं थे, वरना पैसे कैसे आ गए? सो 2 and 3 आर योर आंसर्स। नाउ व्हाई नॉट 4? रिकैलकुलेट द अलाउंस। अलाउंस का ताल्लुक एग्जिस्टेंस से नहीं, वैल्यूएशन से है, क्योंकि जितना अलाउंस ज्यादा करते हैं उतना एग्जिस्टेंस ईयर एंड के अंडरस्टेट करने पड़ते हैं, कम करने पड़ते हैं। सो इसका ताल्लुक एग्जिस्टेंस से नहीं, वैल्यूएशन से। इसका ताल्लुक एग्जिस्टेंस से, एग्जिस्टेंस से। उसके बाद कैलकुलेट द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड कंपेयर विद द प्रायर ईयर। अगर आप क्या करेंगे, इस साल के रिसीवेबल के कलेक्शन पीरियड को पिछले साल से कंपेयर करेंगे, और अगर वो पीरियड इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ईयर एंड के रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड है, इसका मतलब है रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल के ऊपर डाउट है। ये भी वैल्यूएशन का प्रोसीजर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट एंड व्हाई अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। Which two of the following factors may indicate overvaluation of inventory at Eagle Company? ईगल कंपनी की इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन होना। फौरन रिकॉल करो, IAS 2 क्या कहता है? इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है किस पर? लोअर ऑफ पे। किन के लोअर ऑफ पे? कॉस्ट और NRV। अब सोचो, नॉर्मली NRV कॉस्ट से ज्यादा होती है, पर सोचो NRV कब गिरती है। ओके, स्टोरी पढ़ लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इन्वेंट्री, कंपनी को फेस करना पड़ रहा है बहुत इंक्रीज्ड कंपटीशन। जब कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है तो बाज़ोकात हम क्या करते हैं, अपनी प्राइस को डिक्रीज करते हैं सिग्निफिकेंटली।
वो कहता है डिस्पाइट द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस इन्वेंट्री लेवल्स आर सिग्निफिकेंटली हायर। अभी भी बहुत सारी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, शायद ऑब्सोलीट हो रही है, शायद डैमेज हो गई है इसलिए, शायद आउट ऑफ फैशन है, शायद आउटडेटेड है। इन एडिशन ईगल कंपनीज इन्वेंट्री देयर इज इन्वेंट्री स्टोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा, कुछ थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री भी आपके पास पड़ी हुई है। ऑडिट स्टाफ अटेंडेड द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। जिन्होंने इन्वेंट्री काउंट अटेंड किया उन्होंने क्या बताया? अच्छा, वो कब हुआ था? 3 days बिफोर द ईयर एंड, 3 दिन पहले हुआ था, क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं था, बाद में एडजस्टमेंट की होगी। अ रिकंसिलिएशन हैज बीन परफॉर्म टू डिटरमिन द ईयर एंड इन्वेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो भाई इन ईयर एंड पे इन्वेंट्री के ओवरस्टेटेड होने का क्यों इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन है भाई? सबसे पहला तो इंडिकेशन ये है कि कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी। जब सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी, हो सकता है पहले सेलिंग प्राइस 20 थी, कॉस्ट 10 थी, फिर क्या हुआ होगा? अगर सेलिंग प्राइस 20 से कम होते होते 15, 14, 12, अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 11 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कॉस्ट 10 से नीचे 9 पे गई तो इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो बिल्कुल ये आपका आंसर बनता है, ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेटर है। इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल वैसे ही इंडिकेट करता है कि आपके पास शायद इन्वेंट्री इतनी ज्यादा जमा होती जा रही है, वो शायद बेचना, उसको शायद it might be difficult to get rid of it, क्योंकि वो शायद आउट ऑफ फैशन होगी, आउट ऑफ इतनी लेटेस्ट नहीं होगी, शायद वो डैमेज भी हो सकती है। सो इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल भी एक इंडिकेटर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इंक्रीज होना, इसका तो मतलब इन्वेंट्री जल्दी जल्दी जा रही है, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। इन्वेंट्री कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग एंड प्लम्बिंग इक्विपमेंट फॉर होम इंप्रूवमेंट स्टोर्स। कॉस्ट से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। इंक्लूजन ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वेंट्री विद इन द ईगल कंपनीज इन्वेंट्री बैलेंस, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेसेसरी एडजस्टमेंट्स परफॉर्म कर ली हैं। सो ओवर वैल्यूएशन, ये तो वो इन्वेंट्री है ना जो आप एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी है नहीं, आपकी उसके ऊपर ओनरशिप नहीं है, आप ओन नहीं करते उसको, ये भी आंसर नहीं है। सो 1 and 2 आर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 114, वो कहता है कौन सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, कौन सा सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, ये बता दो इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री। पहला प्रोसीजर, ऑब्जर्व करो, किसको? क्लाइंट को। क्या ऑब्जर्व करना है? कि क्या वो इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर रहे हैं, क्या वो इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। 100% टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। और हमने ये बात पढ़ी थी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन ऑन द इन्वेंट्री काउंट, लिली विंडो ग्लास, आपके पोर्टल में ये क्वेश्चन मौजूद है। इनफैक्ट इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका इन्वेंट्री सिस्टम पर है, इन्वेंट्री काउंट पर, और एक और पार्ट है इसका जो कि बिग डेटा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट सॉफ्टवेयर, इन चीजों के ऊपर है। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री फॉर एविडेंस ऑफ डैमेज और ऑब्सोलेंस। अगर इन्वेंट्री डैमेज है, ऑब्सोलीट है, तो उसकी एनआरवी शायद बिलो द कॉस्ट हो, इन्वेंट्री को राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ताल्लुक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। लास्ट, आपने रीपरफॉर्म करनी है रिकंसिलिएशन। क्या मतलब रिकंसिलिएशन का? इन्वेंट्री को मैच करना है किससे? फ्रॉम द इन्वेंट्री काउंट डेट टू द ईयर एंड डेट फॉर इन्वेंट्री। कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री कितनी थी और इन्वेंट्री काउंट में कितनी है। क्यों करना है ऐसा? टू असेस द एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटीज, क्योंकि वो इन्वेंट्री की क्वांटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बनती है। सो ये भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, क्योंकि आप इन्वेंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अमाउंट है उसको कंफर्म करने के लिए सारा एफर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 115, हमने 3 OTQs इन स्ट्रेच करने हैं, उनमें से ये पहला फिनिश होने वाला है। Which of the following are appropriate audit responses to the lawsuit? Which lawsuit? Oh, well, we need to read the question. एक कस्टमर ने क्या किया है? A customer has filed a claim against the company. एक क्लेम आया है कंपनी के खिलाफ regarding a heating system that Eagle company installed 2 months before the year end. 2 महीने पहले वो आपने इंस्टॉल किया था। कस्टमर क्लेम करता है कि इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ और उस वजह से उसके घर को नुकसान पहुंचा है। वो कस्टमर क्लेम कर रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ $50,000, जो कि मटीरियल अमाउंट है। फाइनेंस डायरेक्टर कहता है कि ये क्लेम सक्सेसफुल होने के चांसेस लेट अलोन, वो कह रहा है प्रोबेबल नहीं है, और इसलिए उसने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज एज अ प्रोविजन नहीं किया। ओ वेल, मे बी पॉसिबल हो, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो डिस्क्लोज होनी चाहिए। यहां पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका IAS 37। IAS 37 क्या कहता है? अगर प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करो एज अ लायबिलिटी। अगर पॉसिबल है, जैसे कि फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा प्रोबेबल नहीं है, तो मैं ये सोचूं शायद पॉसिबल हो, तो फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है। अब आप क्या करेंगे? आपको तो ये रिस्क है ना, उन्होंने तो नहीं रिकॉर्ड किया, आपको क्या करना है अब? Which of the following are appropriate audit responses? रिस्पॉन्स क्या होगा? ये सारी बातें हमने ऑडिट रिस्क के बहुत सारे क्वेश्चंस में, हार्ट,
ब्लैकबेरी, उन सब में इस किस्म की बातें हमने डिस्कस की थी. आस्क द फाइनेंस डायरेक्टर टू इंक्लूड अ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अरे भाई क्यों आपको क्या पता कि प्रोबेबल है कि नहीं है? फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा प्रोबेबल नहीं है, आपने कैसे जज कर लिया कि प्रोबेबल नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं उनको प्रोविजन के लिए? अभी आप पहले कंफर्म तो कर लें. ये नहीं है आपका आंसर. दैट्स टू एग्रेसिव. हमेशा मैनेजमेंट गलत नहीं होती है. इंस्पेक्ट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड देयर लीगल एडवाइजर. यस, कॉरेस्पॉन्डेंस को पढ़ें. क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस को पढ़ना आपने? क्या क्या आपको समझ आए नेचर ऑफ क्लेम क्या है, हो क्या रही है बात, दोनों पार्टीज के दरमियान क्या डिस्कशन चल रही है. और आपको चाहिए इस पूरे हसास मामले पर बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करें ताकि आपको मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए, वो कितना गिल्टी है या नहीं है. कस्टमर को कांटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा. ऑलरेडी लीगल एक्शन कस्टमर ले चुका है. उसने आपको कोई स्पेशल बात नहीं बतानी. जो कुछ बताना था उसने वो लीगल नोटिस में बता चुका है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग द कस्टमर. वैसे भी एक बात समझ लें, लीगल एक्शन से वो चल रहे हो ना, लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग द जस्ट जो लीगल एक्शन परस्यू कर रहा है आप उसको मत कॉन्टैक्ट करें. सो योर आंसर वुड बी 2 and 3, ऑप्शन नंबर 1. दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट OTQ. और मैं फिर कह रहा हूं, जब भी करो 3 OTQs इन अ स्ट्रेच करो. सो दिस क्लास इज अबाउट 111 to 125.